फर्स्ट फीचर है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में हमने देखा था। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है, एनालाइज करता है इंडिविजुअल्स का, जो कि इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकता है, इंडिविजुअल फर्म हो सकता है, इंडिविजुअल प्राइस हो सकता है, हाउस होल्ड हो सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक बिल्कुल ही छोटे लेवल पर स्टडी करता है। तो फर्स्ट फीचर है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल individual economic unit like individual firm, individual price, individual household। ठीक है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस थ्योरी। ठीक है, ये हमने स्कोप में पढ़ा था। स्कोप जब कर रहे थे हमने थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग देखी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज़ का प्राइस डिटरमाइन होता है दो फैक्टर्स से, जो कि है डिमांड और एक है सप्लाई। इस ग्राफ पे हम डिमांड कर्व बनाते हैं। देखिए, जो डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोप होता है। ये हम डिमांड के चैप्टर में समझेंगे कि ये डाउनवर्ड क्यों होता है। सप्लाई कर्व ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ये हम सप्लाई के चैप्टर में सीखेंगे। तो किसी भी गुड्स या सर्विसेज का प्राइस दो फैक्टर्स से, जो कि है डिमांड और सप्लाई, से डिसाइड होता है। देखिए, डिमांड हमने देखा था कि डिमांड कौन करता है, डिमांड कस्टमर करता है। ठीक, और सप्लायर सप्लाई करता है, प्रोड्यूसर ये सप्लाई करता है। देखिए, कस्टमर को तो कम से कम प्राइस चाहिए होगी। ठीक है, कम से कम प्राइस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे, लेकिन जो प्रोड्यूसर है उसे जब ज़्यादा प्राइस मिलेगा तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा, वो तो अपना प्रॉफिट देखेगा। तो जहां पर ये दो कर्व इंटरसेक्ट करती है, ये प्राइस डिसाइड होता है किसी भी कमोडिटी का। तो इस तरह से प्राइस डिसाइड होता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत होती है, जिसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों के जो रिवॉर्ड होते हैं, जो रेंट है और वेजेस है, इंटरेस्ट है, ये इसका जो टोटल होता है वो किसी भी चीज़ का कॉस्ट होता है। उसमें हम एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट ऐड करते हैं तो उस प्रोडक्ट का हमें सेलिंग प्राइस पता चलता है। तो ये एक माइक्रो इकोनॉमिक की प्राइस थ्योरी है। आइए एक बार और पढ़ते हैं। Microeconomics deals with determination of the price of goods and services as well as factors of production. Hence, it is known as प्राइस थ्योरी। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना होगा। माइक्रो इकोनॉमिक इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ठीक है, ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पार्शियल इक्विलिब्रियम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पार्शियल इक्विलिब्रियम में कई बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक माइक्रो इकोनॉमी के फीचर का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी पॉइंट है। ठीक है, ये कंसेप्ट एक्चुअली आपके आगे वाले आने वाले कुछ चैप्टर से रिलेटेड है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर वो चैप्टर अगर आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है तो ये पॉइंट इस वक्त समझना थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट है, लेकिन चूँकि ये हमारा पॉइंट है जिसे हम स्किप नहीं कर सकते, मैं इसे बहुत अच्छे से आपको इजी वे में समझाऊंगा। आगे वाली जो चैप्टर्स है उसका रेफरेंस मैं यहाँ पर लूँगा, ब्रीफली उसे यहाँ पर आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए, इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझिए। ये पार्शियल इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमी का एक कंसेप्ट है और जनरल इक्विलिब्रियम जो कि मैक्रो इकोनॉमी का कंसेप्ट है। ये दोनों ही कहीं और भी पढ़ा होगा तो आपने ये नोट किया होगा कि अक्सर जो भी टीचर्स होते हैं
वो इस पॉइंट को जो बुक में लिखा है उसे एज इट इज़ आपको पढ़ा देते हैं, लेकिन इसे कोई एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको नहीं समझा पाते हैं। इसीलिए ये जो पार्शियल इक्विलिब्रियम है ये थोड़ा सा टिकी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम को। देखिए, पार्शियल का मतलब है इनकम्प्लीट, ठीक है, या उसे कहेंगे हम वन साइडेड। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बैलेंस करना, ठीक है। बैलेंस बिटवीन व्हाट, दो फैक्टर्स, ठीक है। आपने तराजू देखा होगा, ठीक। तराजू में दो साइड होती है, दोनों साइड पर जब सेम वेट हम रखते हैं तो ये जो तराजू है वो बैलेंसिंग पोजीशन पर आ जाता है, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। या फिर आपने सीसॉ भी देखा होगा, सीसॉ में जब दोनों साइड सेम वेट हो जाता है तो वो एक बैलेंसिंग पोजीशन पे स्टैंड करता है, हम इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंसिंग पोजीशन। इक्विलिब्रियम इज द बैलेंसिंग बिटवीन टू फैक्टर्स, ठीक है, दो फैक्टर्स के बीच में बैलेंस होता है, ठीक है। चूंकि ये एक माइक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक में हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, किसी इंडिविजुअल फर्म की बात करते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं, इंडिविजुअल प्राइस की बात करते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी ये इंडिविजुअल की ही बात करेगा। Okay, so microeconomic analysis deals with the partial equilibrium, which analyzes equilibrium position of an individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, individual industry। तो इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को एनालाइज करता है। तो ये पॉइंट समझने के लिए हमें इक्विलिब्रियम समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर। इसे समझने के लिए हम हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर जो कि डिमांड है, तो उसे हम यहाँ एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है। देखिए, डिमांड, डिमांड हम करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं, ठीक है, किसी भी सर्विस का डिमांड करते हैं। तो ये डिमांड चेंज कैसे होता है? डिमांड चेंज होता है, सबसे पहला जो फैक्टर है उसका प्राइस। किसी भी चीज का प्राइस अगर कम या ज्यादा हो तो डिमांड बढ़ता है या कम होता है। थोड़ा और इसे अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि किसी भी चीज का प्राइस अगर बढ़ता है ना तो उस चीज का डिमांड कम हो जाता है, और अगर किसी भी चीज का प्राइस कम होता है तो उस चीज का डिमांड ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। ये कंज्यूमर का बिहेवियर है। कंज्यूमर अक्सर प्राइस को डिमांड से कंपेयर करता है, उसे कोई भी चीज सस्ती मिले तो वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड करता है। तो यही लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, एंड व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, ठीक है। इसके अलावा डिमांड कैसे चेंज होता है? डिमांड और चेंज होता है डिफरेंट फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स की वजह से भी डिमांड चेंज होता है। ये अदर फैक्टर्स क्या है? कुछ अदर फैक्टर्स को मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि किसी की इनकम बढ़ जाए, ऐसे सिचुएशन में वो प्रोडक्ट का डिमांड करेगा, लेकिन यहां वो प्राइस नहीं देखेगा क्योंकि उसके हाथ में अब ज्यादा पैसा आ गया है। तब भले से उस चीज की प्राइस ज्यादा हो, वो उस कमोडिटी, उस प्रोडक्ट का डिमांड जरूर करेगा। वो प्राइस के बढ़ने या कम होने से उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी इनकम बढ़ चुकी है। या फिर टेस्ट या प्रेफरेंस, अगर कोई चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तब मैं उसके प्राइस को नहीं देखूंगा। जैसे कि आईफोन की बात करते हैं, आईफोन कितना भी कॉस्टली हो लोग उसे डिमांड करेंगे,
ठीक है। यानी इन दो सिचुएशन में जो लॉ ऑफ डिमांड है जो कि कहता है प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगा और प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगा, यहाँ वो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। ठीक है। थर्ड है फैक्टर जो कि है साइज ऑफ पॉपुलेशन। कंट्री की अगर पॉपुलेशन ही बढ़ जाए तब तब तो प्रोडक्ट के डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स आपकी जो लॉ ऑफ डिमांड है उसको फेल कर देते हैं। ठीक है। ऐसे सिचुएशन में कहा जाता है कि भाई आप सिर्फ प्राइस को देखो। ठीक है। आप सिर्फ प्राइस को देखो और जो अदर फैक्टर्स है ना, ये है अदर फैक्टर्स, इनको कांस्टेंट कर दो, मतलब इनको चेंज नहीं होने दो। तब आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है जो कहता है प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगा, ये प्रूव होता है। मतलब कंडीशन क्या होती है, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इसको एक और नाम दिया गया है। क्या नाम है, इससे एक और नाम दिया है, इसे कहा जाता है सैटरिस पैरिबस, जिसका मतलब है अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर इन फैक्टर्स को चेंज ना किया जाए तब आपका ये जो प्राइस वाला है फंडा जिससे डिमांड चेंज होती है वो सही हो जाता है। ठीक है। अब बैक टू योर पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या कहा जाता है कि हम आइसोलेट करते हैं एक फैक्टर को दूसरे अदर फैक्टर से और फिर हम उससे स्टडी करते हैं। क्योंकि जब हम सारी बातों को एक साथ पढ़े ना, सारी बातों जैसे प्राइस और अदर फैक्टर सबको एक साथ पढ़े ना, तो डिमांड का जो चेंजेस है वो अलग अलग हो जाता है। प्राइस के लिए डिमांड अलग बोलता है और इनकम के लिए अलग बोलता है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम कहता है कि हम आधी अधूरी स्टडी करेंगे, इनकम्प्लीट स्टडी करेंगे, प्राइस को हम स्टडी करेंगे और अदर फैक्टर है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है। यही होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। ठीक है। और इसके अगेंस्ट में जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी है। जनरल इक्विलिब्रियम कहता है कि हम सारे फैक्टर्स को एक साथ एनालाइज करेंगे, एक साथ स्टडी करेंगे। ठीक है। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स, तराजू का एग्जाम्पल, दोनों साइड हमने सेम वेट रखा तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन बन गया। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम which analyzes equilibrium position of individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, individual industry। इनकी स्टडी होती है, इन्हें एनालाइज किया जाता है, इनकी जो बैलेंसिंग पोजीशन को एनालाइज किया जाता है। ठीक है। कैसे, it isolates an individual unit from other forces। तो it isolate, देखो इससे आइसोलेट किया है, अदर थिंग्स को हमने कांस्टेंट रख दिया है और हम प्राइस की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। इनकम्प्लीट स्टडी हो रही है ना, क्योंकि हम सारे पॉइंट्स को थोड़ी ना एनालाइज कर रहे हैं। करेक्ट है। इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्स एंड स्टडीज इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। क्लियर है। उसकी बैलेंसिंग पोजीशन को हम स्टडी करते हैं। क्या ये पॉइंट आप लोग को क्लियर है? ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। ठीक है। देखिए हमने जब पार्शियल इक्विलिब्रियम को समझा था तो हमने डिमांड का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है। डिमांड चेंज होता है प्राइस की वजह से और अदर फैक्टर्स की वजह से। लॉ ऑफ डिमांड होता है प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगा। सी, ये लॉ ऑफ डिमांड कब सही होगा, जब अदर फैक्टर जो है ना वो कांस्टेंट हो, जो चेंज ना हो। अदरवाइज ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो
फेल हो जाएगा, ठीक है। सो अदर फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट किया था, हम अज्यूम किया था हमने कि ये कांस्टेंट है, जिसके लिए हमने एक टर्म यूज किया था जो कि है सेट्रिस पैरिबस। सेट्रिस पैरिबस एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है अदर थिंग इक्वल या अदर थिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक में जो लॉज है, जो थ्योरीज है, तो वो कुछ अजम्पशन पे है, ठीक है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, देखिए परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट का फॉर्म है। हमने मार्केट का फॉर्म है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है। सो परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मली क्या होता है, जहाँ ज़्यादा बायर होते हैं, जहाँ सेलर भी ज़्यादा होते हैं, एक होमोजेनस प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन होता है जिसकी प्राइस फिक्स होती है। देखिए परफेक्ट कंपटीशन जैसा कोई भी मार्केट फॉर्म एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमें कुछ अज्यूम करना होता है, ठीक है। उसके अलावा लेजिस फेयर पॉलिसी है। लेजिस फेयर पॉलिसी का मतलब है कि जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, फ्री मार्केट होगी। नेक्स्ट है प्योर कैपिटलिज्म, मीन्स प्राइवेट इकोनॉमिक सिस्टम, फ्री इकोनॉमिक सिस्टम, ओके। उसके बाद है फुल एम्प्लॉयमेंट, ये भी अजम्पशन है। देखिए हमें पता है कि इंडिया में फुल एम्प्लॉयमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है, आज भी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम इंडिया में एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमें जब कुछ थ्योरी, कुछ लॉज की बात करना होता है तो कुछ हम अजम्पशन करते हैं, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, माइक्रो इकोनॉमिक बिगिंस विद फंडामेंटल अजम्पशन, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जिसे हम सेट्रिस पैरिबस कहते हैं, सच एज परफेक्ट कंपटीशन, लेजिस फेयर पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट, एक्सेट्रा। दिस अजम्पशन मेक एनालिसिस सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं जो कि है स्लाइसिंग मेथड। देखिए जब हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक उसकी स्टडी करते हैं, तब हम उसे अगर स्लाइस करके स्टडी करें तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। फॉर एग्जाम्पल एक वाटरमेलन हमको किसी ने दे दिया, उसे हम स्टडी करना है कि वाटरमेलन के अंदर कितनी सीड्स है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि उसे स्लाइस करते हैं, स्लाइस करने के बाद हम उसे एनालाइज करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक में भी हम जब इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं तो उसे स्लाइस करके स्टडी करते हैं, ठीक है, उसे डिवाइड करके उसे उसे एनालाइज करते, उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस स्लाइसिंग मेथड, it splits or divides the whole economic into small individuals unit and then studies each unit separately in detail. For example, study of individual income out of national income, ठीक है। नेशनल इनकम में से अगर इंडिविजुअल की इनकम को स्टडी करना है सो हम स्लाइसिंग मेथड यूज करेंगे, हम स्प्लिट करके हम उसे स्टडी करेंगे। देन स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, मीन्स टोटल डिमांड में से अगर हम किसी इंडिविजुअल का डिमांड को स्टडी करेंगे देन वी यूज स्लाइसिंग मेथड, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट फीचर है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, ठीक है। मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, किसी एक्स्ट्रा यूनिट से जब टोटल में जब चेंज आता है उसे हम कहते हैं मार्जिनल, ठीक है। देखिए अक्सर हम एज अ कंज्यूमर कोई चीज़ बाय करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें ऑफर मिलता है। जैसे कि हमें ऑफर मिलता है कि अगर आपने एक बाय किया तो 100 रुपीज़ पे कीजिए, अगर हम 5 बाय करते तो 450 हम हमें पे करना होता है। तो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि 5 यूनिट का होता है 500, ठीक है, लेकिन हमें ऑफर मिल रहा है 450 का, मीन्स 50 रुपीज़ की हम सेविंग कर रहे हैं। सो ये एक्चुअली हम मार्जिनलिज्म का प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, हमारे जो कंज्यूमर का डिसीजन है
उसके लिए। उसी तरह प्रोड्यूसर भी बहुत सारे डिसीजन लेता है, जैसे कि प्रोड्यूसर इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहा है तो उसकी कॉस्ट इतनी हो रही है, उस कॉस्ट में से इतना उसका प्रॉफिट आ रहा है। बट जब वो एक्स्ट्रा यूनिट इतना नंबर जब बनाता है तो इतनी उसकी कॉस्ट सेविंग होती है और उस पर प्रॉफिट बढ़ता है। ऐसे बहुत सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं। ओके, आइए पढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द key tool of microeconomic analysis. The term marginal means change brought in total by an additional unit. Marginal analysis help to study variable. वेरिएबल का मतलब ये होता है ऐसी चीज जो वेरी करती है, जो चेंज होती है। ठीक है, मार्जिनल एनालिसिस हेल्प द स्टडी ऑफ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस। Producer and consumer take economic decision using this principle. Okay, okay, next point है analysis of market structure। देखिए डिफरेंट टाइप के मार्केट होते हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोली होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, ओलिगोपोली होता है। परफेक्ट कंपटीशन वो कंपटीशन होता है जहां पर बायर भी ज़्यादा होते हैं, सेलर भी ज़्यादा होते हैं, जहां पर होमोजेनस प्रोडक्ट सेल होता है, और उसकी जो प्राइस होती है वो फिक्स होती है। मोनोपोली तो हमें पता है जहां पर बहुत सारे बायर होते हैं लेकिन सिंगल सेलर होता है, वही पूरा मार्केट को कमांड करता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक्चुअली परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का मिक्सचर है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बायर भी ज़्यादा होते हैं, सेलर भी ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर सेलर डिफरेंशिएट प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो कि जिनकी जो क्वालिटी है वो डिफरेंट होती है। ओके, ओलिगोपॉली, ओलिगोपॉली एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर बायर बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन सेलर वो लिमिटेड होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल की सर्विस प्रोवाइडर देखिए, जिसमें एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, लेकिन बायर्स जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा है। इस तरह की जो मार्केट के जो स्ट्रक्चर है उसे एनालाइज किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक में। माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइजेस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। हम इन मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेड स्कोप। ठीक है, देखिए हमने मीनिंग के टाइम ही बताया था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो किसी इंडिविजुअल की स्टडी करता है। ठीक है, वो ओवरऑल या एग्रीगेट स्टडी नहीं करता है, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप होता है बहुत ही लिमिटेड। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट। इट डजंट डील विद द नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज मैक्रो इकोनॉमिक के स्कोप में आती है। ठीक है,